तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 को हल करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 1 और 2 प्रश्न संख्या को बारीकी के साथ समझते हुए हल किया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कृपया चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले जो हमारा तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, 12, 15 और 21। हमें क्या किस विधि से एचसीएफ निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए आप? 3 चौक 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा? 3, 2 और गुने 2, यही आया ना। और 15 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा आपका 3 5 15। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5। और 21 के बारे में बात कीजिए। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे देखिए 21 के बारे 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 7 21, यही होता है ना। 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने में 7। तो यह बताइए हमने एचसीएफ कैसे निकाला था, या आप नहीं देखे हुए तो आप देख लीजिए। देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हम लोग 12, 15 और 21 ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड में यह ढूंढेंगे कि कौन कौन सी वह संख्या है जो 12 में भी है और 15 के अभाज्य गुणनखंड में है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो देखिए 3 वह संख्या है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तीनों का एक घर बना देंगे। इसका जो तीनों के घर में है, तीनों में है, उसका एक घर बना देंगे। और देखिए 2 क्या इसमें है? नहीं है। 15 का अभाज्य गुणनखंड में तो नहीं है, नहीं 21 के अभाज्य गुणनखंड में है। और तो इसलिए 2 का तो कोई घर नहीं बनेगा, और नहीं 5 इसमें है, नहीं 7 इसमें किसी में है। तो 3 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। कैसे निकाला हमने? देखा कि कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में, कौन सी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में, तो वो संख्या 3 है। तो एचसीएफ कितना निकला? 3 निकला। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम क्या होगा? जो तीनों के घर में है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में, उसको तो लिख लेंगे। उसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार। ऐसा नहीं कि आप 3 बार लिख ले, एक बार तो हमने लिख दिया। अब जितने अभाज्य गुणनखंड बच गए उनको एक साथ लिख के गुना कर देंगे। क्या क्या बच गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 2 बच गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे 7 बचा, यही है ना। 3 तो हमने एक बार लिखा, बाकी बच गया 2 बार बचा, 2, 5, 7। इन सबको गुना कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 छक 42, 420। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा यही आंसर है। हमको यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोला गया, इसलिए नहीं जांच करेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम आपका यह आंसर हो गया। यह देखिए सवाल नंबर 2, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है और 29 लिखा हुआ है। यह बताइए 17 का जब अभाज्य गुणनखंड आप करने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इसमें तो किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 17 लिखेंगे। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 23 भी तो खुद ही अभाज्य संख्या है भाई साहब। तो 23 वैसे ही रह जाएगा। तो 23 क्या हो गया? 23 तो अभाज्य संख्या है ही, इसमें किसी संख्या से भाग लगेगा ही नहीं, एक और स्वयं को छोड़कर। 29 के बारे में देखते हैं। 29 भी तो खुद ही अभाज्य संख्या है। 29 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो यही हुआ। तो आपसे अगर बोला जाए कि एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम लोग ढूंढने निकलेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है, इसके में भी है, इसके में कोई भी संख्या नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ मालूम है क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो कुछ टीचर्स लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, देखिए 17 गुना 1 लिख सकते हैं, एक इस तरह। लेकिन ये गलत है। यह बताइए क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये ऐसा लिखना गलत है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ टीचर्स, लेकिन ऐसा लिखना सही नहीं है। तो 1 इस तरह हम लोग नहीं लिखेंगे। वो लोग क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, बाद में बोलते हैं देखो इसका एक घर हो गया, यही एक एचसीएफ होगा। लेकिन यह सही नियम नहीं है। सही नियम यह है कि जो
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 17 पे पावर तो 1 है, हम लोग यहाँ पे 17 पे पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 17 पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 पे पावर 0 एक ही होता है, बात वही है, लेकिन यह लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का सही तरीका यह है, यह देखिए उभयनिष्ठ तो 17 हो गया अब, लेकिन इसका न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात है 17 पे पावर 0, तो 17 पे पावर 0, यही 17 पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, इसलिए हमने HCF 1 लिखा। तो आपको केवल ध्यान रखना है, यदि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी घर नहीं बने, कोई भी संख्या इस तीनों के अभाज्य गुणनखंड में नहीं हो, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। LCM क्या होगा, LCM तो सीधा सीधा है, जो अगर घर बन गया तो लिख लीजिए, घर तो बना नहीं, घर मान गए 1 का बना, बाकी जो घर 1 का ही बना, घर तो कुछ आया नहीं, तो 1 लिख लेते हैं हम लोग, और बाकी जो संख्या बच गई उसको गुना कर लेते हैं, 17 गुने 23 गुने 29, यह तो अब गुना करना है, तो इन सब का गुना करेंगे हम लोग, तो आएगा हमारा 11,339। अब जो हमारा सवाल यह है 8, 9 और 25, इसका हमको HCF और LCM निकालना है। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हुआ 8 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2, यही हुआ ना। और यहाँ पे देखिए, और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3/3 9, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड तो 25 होगा। यह बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं है। HCF क्या होगा, HCF हमारा हो जाएगा 1। क्यों होगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो तीनों में हो, तो तीनों में नहीं हो तो क्या होगा, HCF 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, इसमें भी 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, यहाँ पे भी 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल, न्यूनतम घात क्या है, ये भी उभयनिष्ठ हो गया, अब ये भी उभयनिष्ठ हो गया, ये भी उभयनिष्ठ हो गया, 3 को भी ले सकते थे हम लोग, तो क्या आ गया, 2 पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, HCF क्या हो गया 1। यही असली तरीका है, आप यहाँ पे 1-1 नहीं लिखिएगा, 1-1 लिखना गलत हो जाता है। LCM क्या होगा, LCM होगा, देखिए जब HCF आपका 1 हो जाए तो डायरेक्ट आप इस तीनों का गुना कर दीजिए, देखिए वो बात वही होगा। देखिए यहाँ पे 2-3 लिख लेते हैं, देखिए आप जो समझे उसी तरीक़ा से देखिए आप, 2 कितने बार आया, घर में कोई भी किसी का तो घर बना नहीं, तो डायरेक्ट सबका लिख के गुना कर लेते हैं, 2 2 2, फिर 3 गुने 3, और फिर 5 गुने 5, सबका गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 4 दूनी 8 8 आया, 3 9 और 50 25, देखिए यही आएगा ना, तीनों का गुना आ गया। तो हम लोग 25 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 200 आएगा, 200 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 1800 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 1800। तो HCF आपका क्या निकल के आया, HCF निकल के आया 1 और LCM निकल के आया 1800, ये दोनों आपका आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या है, HCF इतना बराबर 9 दिया है तो LCM इतना ज्ञात कीजिए। देखिए आपने जो एक पढ़ा होगा कंसेप्ट की, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लिख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कितना, HCF महत्तम समापवर्तक गुने LCM लघुत्तम समापवर्तक। यह नियम सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वो 2 संख्या है, यहाँ पे वह 2 संख्या है 306 और गुने में 657, यही है। इनका HCF दिया हुआ है हाँ HCF तो दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह पर तो 9 लिख लेंगे। LCM हमें नहीं दिया हुआ, तो LCM के साथ LCM वैसे ही लिख लेंगे। यह बताइए कोई संख्या इधर गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 306 गुने 657, 9 इधर गुना में है तो 9 इधर में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर LCM इधर आ गया। यह 306 में 9 से पूरा भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा। 9 3 27, 28 29 30 3 5 6 36, 9 चौक 9 चौके 36 हुआ, 34 हुआ, यानी कि कितना आया 34 गुने 657, यही आपका LCM निकल के आ जाएगा LCM। तो LCM बराबर हम लोग लिख लेते हैं, गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 657 गुने में 34, 657 को 34 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 2 1 3 6 2 12 1 13 9 1 10 2 12 1 1 2, कितना आया 22,338 आया, कितना आया 22,338, यही आपका क्या है LCM है। तो अब हम लोग
प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए कोई भी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न समझिए आप। पहले लिखा है कि 6 पावर जो n है, 6 पावर n है, कोई ऐसी संख्या n है, जैसे n 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 6 पे पावर n के जगह पर 20 भी लिख सकते हैं, n के जगह पर 2202 भी लिख सकते हैं, इस तरह। तो क्या पावर का मतलब क्या होता है, इसका पावर का मतलब है कि 6 को 202 बार लिख कर गुना करना है। या यहाँ पे 2 पावर आता तो 6 गुने 6 लिखते, 3 पावर आता तो 6 गुने 6 लिखते, इस तरह लिखते ना, 3 अगर पावर आता तो बोल रहा है कि n की जगह पर वो कौन सी संख्या हो सकती लिखे कि हमको इस सब को गुना करे, n यहाँ पे लिखने के बाद इस संख्याओं को गुना करे तो हमारा जो संख्या आए उसके लास्ट में जो अंतिम डिजिट हो, अंतिम अंक हो, वो क्या हो, 0 हो। देखिए इसको यहाँ पे गुना करके देखते हैं, 6 1 36 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 36 36 18 19 20 21 216 216। इसका अंतिम संख्या क्या है, अंतिम अंक है 6। लेकिन यह सवाल कर रहा है कि अंतिम अंक हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 पे पावर n को हम लोग लिख सकते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 6 का क्या होगा, 2 3 6 यही होगा ना। तो 2 गुने 3 पे पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या पे पावर कुछ भी दिया हो, वह संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। क्या हो, 2 हो और 5 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोई संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होगा यदि, इसको काट देते हैं यहाँ पे, यदि 6 के अभाज्य, इस तरह आपको एग्जाम में यह सवाल आता है, एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 2 के साथ 5 भी हो। लेकिन ये क्या यह संभव है, यहाँ पे 5 होना, 5 हो ही नहीं सकता। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, केवल 3 है। तो 2 के साथ 5 भी होना होगा, तभी यह संख्या क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n माने हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी n नहीं है जिसके लिए कि यह संख्या शून्य पर समाप्त हो। तो ऐसी कोई n नहीं है जिसके लिए 6n शून्य पर समाप्त हो। इतना आपको रटना नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और उसमें देखिएगा कि 2 और 5 है कि नहीं है तो नहीं है। तो इतना आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल 2 है 5 नहीं है, बस इस तरह। और वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल 6 नंबर सवाल जो है आपका, कि व्याख्या कीजिए कि यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसे, देखिए यह भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या, ये बताइए। आप कॉमन लेना जानते हो। देखिए यह जो संख्या है 7 11 13, इसको एक तरफ गुना करेंगे। पहले तो गुना का काम होता है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ के काम होता है ना बोर्डमस में। तो देखिए यहाँ पे इस सब का तो गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 कॉमन लेना जानते हैं ना, उभयनिष्ठ कॉमन लेना जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। 13 में 13 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यही है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमको यह संख्या दिया गया है, तो इसमें 13 क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में क्या है, 13 से भाग लग जाने वाला है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि संख्या 13 से भाज्य है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह दिया गया संख्या 13 से भाज्य है, या भाज्य संख्या है। 13 से भाज्य है, क्योंकि 7 11 और 13 और प्लस 13 में 13 क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। इसमें कुछ खास बात नहीं था, बस यही है
तो 13 यह संख्या क्या है, भाज्य है। यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट आप भाज्य है, इस लास्ट में इस तरह लिख के आंसर लिख दीजिएगा ना, तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाज्य लिखा है इसने। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस संख्या में देखिए इसमें 5 है, यहाँ पे यहाँ पे सभी तो गुना का ही चिन्ह है, और यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 1 और 1 और यहाँ पे प्लस में इसमें कोष्ठ के अंदर ही प्लस में 1 5, इसमें 5 से 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 5 उभयनिष्ठ है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे 13 लिखे वहाँ पे 5 लिख सकते हैं। इन दोनों संख्या में 5 उभयनिष्ठ है, अतः यह संख्या क्या है, 5 से भाज्य है, या यह संख्या भाज्य है। अब जो अंतिम सवाल है आपका इस प्रश्नावली में, अंतिम सवाल है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे। यह सवाल कह रहा है कि सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, इस तरह किसी पार्क में, इस तरह सोनिया भी और रवि भी इस तरह पार्क में जैसे इस तरह चल, यहाँ से शुरू किया और फिर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर आया, फिर इस तरह, तो कितने समय बाद वह दोनों का चाल अलग अलग है, दोनों का चाल क्या है, अलग अलग है, तो कितने समय बाद वो दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए क्या कीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा होता है कि दोनों ओर वृत्ताकार पथ है, चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं। और देखिए चाल अलग अलग है, तभी तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन ये सवाल कर रहा है कि कब दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, तो क्या करिएगा आप, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 18 का भाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। 12 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 छक 12 2 त्याय 6, यही है ना, 2 गुने 3 यही है। 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 18 का 9 दूनी 18 3 त्याय 9, क्या आया, 2 गुने 3 तो हम लोग जो उभयनिष्ठ है उसको तो एक जगह छांट लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में है, इसमें भी, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है, इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 हुआ। एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम क्या है, 2 आ गया। और जो बच गया संख्या, यहाँ पे देखिए 2 नहीं, और यहाँ पे उभयनिष्ठ एक और है, यहाँ पे 3 भी उभयनिष्ठ है ना, 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को भी लिख लेते हैं। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। एचसीएफ आपसे बोला जाता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के लिए देखते हैं कि कौन कौन संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, तो 3 भी है। तो एचसीएफ तो 2 गुना 3 3 6 होता, लेकिन एलसीएम क्या होगा, जो घर में है उसको तो लिख दिए 2 3, और जो बच गया उसको लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3, यही है ना। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 36 मिनट आपका आंसर हो गया। या इसको इस तरह भी आपको अगर यह नहीं समझ, इस तरह भी है नियम कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनखंड। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 होगा, यहाँ पे 2 पे पावर 2 होगा, और यहाँ पे 3 पे पावर 2 होगा। 2 दूनी 4 और 3 3 9 चौक 36, यह भी तरीका है। तो आप समझ गए। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।